आजकल चारों तरफ चीन की ही चर्चा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सीमा पार बैठे दुश्मनों से हमारे सैनिक हमें बचा लेंगे। लेकिन हमारे वो दुश्मन जो देश के अंदर बैठे हैं, इसी देश के नागरिक हैं, उनसे हमें कौन बचाएगा? ये वो दुश्मन हैं जो कभी तेजाब फेंककर हमारे देश की महिलाओं को मार रहे हैं, कभी नकली शराब बनाकर सैकड़ों हजारों परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली की घटना के बारे में बताते हैं, जहां दो लड़कों ने एक 17 साल की लड़की पर एसिड फेंककर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। हमें इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो मिला है, जिसमें बाइक पर सवार ये दोनों लड़के इस लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंककर हमला करते हुए दिख रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सुबह करीब 7:30 बजे जब ये लड़की अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जा रही थी, तभी घर से कुछ दूरी पर रास्ते में उस पर यह हमला हुआ। और सीसीटीवी वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि हमलावर ये जानते थे कि ये लड़की किस रास्ते से और कितने बजे स्कूल जाती है, और इसीलिए उन्होंने पहले एक जगह पर रुककर उसका इंतजार किया, और जैसे ही ये लड़की वहां पहुंची, उन्होंने लड़की पर एसिड फेंक दिया, जिससे उसका चेहरा और उसकी आंखें बुरी तरह से जल गई। अभी जिस समय हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, उस समय भी इस लड़की की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है और दिल्ली के एक बड़े सरकारी अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में कुल मिलाकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हमला करने वाले दोनों लड़के भी शामिल हैं, यानी दोनों लड़के पकड़े गए हैं। और इनमें भी जिस लड़के ने इस लड़की पर तेजाब फेंका, उसने बताया है कि उन दोनों के बीच कुछ समय तक दोस्ती थी, लेकिन इसके बाद 1 महीने पहले किसी बात पर वो दोनों अलग हो गए, कहासुनी हो गई, और जब काफी मनाने के बाद भी ये लड़की उस लड़के से बात करने के लिए तैयार नहीं हुई, तो उसने एसिड फेंककर उसका चेहरा जला दिया। हैरानी की बात यह है कि 20 साल के इस लड़के ने यह हमला जिस एसिड से किया, वो एसिड उसने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन खरीदा था। हम आपको जो बात पहले बता रहे थे कि एसिड खरीदने पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। दिल्ली जैसी जगह पर एसिड इस लड़के ने लिया कहां से, ये एक बड़ा सवाल होता, लेकिन अब पता चल रहा है कि इसने ये एसिड ऑनलाइन खरीदा फ्लिपकार्ट से, जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था, जो कहता है कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी युवा को एसिड नहीं बेचा जा सकता। एसिड की बिक्री के लिए सरकार से मंजूरी लेना आवश्यक है। कोई भी दुकानदार तब तक किसी व्यक्ति को तेजाब नहीं बेच सकता जब तक वो उससे इसे खरीदने की असली वजह न जान ले और उसके फोटो आईडी कार्ड की एक कॉपी न ले ले। यानी दुकानदार तब बेचेगा जब वो खरीदार से उसका फोटो आईडी लेगा, और उसे ये भी औपचारिक रूप से ये पता करना होगा कि इस एसिड का क्या इस्तेमाल होने वाला है। और अगर किसी फैक्ट्री में या किसी दुकान पर एसिड को स्टॉक करके रखा गया है, तो इसकी जानकारी भी उस इलाके के एसडीएम को देना आवश्यक है। यानी एसिड हमलों को रोकने के लिए हमारे देश में बहुत सारे कड़े नियम बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद इस लड़के को ऑनलाइन ये तेजाब आसानी से मिल गया और इसने इसका इस्तेमाल भी कर लिया, उस लड़की को बुरी तरह से घायल कर दिया। अब एक तरफ दिल्ली है जहां एसिड पर बैन के बावजूद यह घटना हो गई। अब दूसरी तरफ बिहार को देखिए, जहां शराबबंदी के बावजूद, यानी शराब पर प्रतिबंध के बावजूद, आज 21 लोगों की मौत कच्ची यानी जहरीली शराब पीने से हो गई। सोचिए, जब शराबबंदी में ही लोग शराब पीने की वजह से मर रहे हों, तो ये कितने शर्म की बात है। यह घटना बिहार के सारण जिले की है, जहां नकली शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की अचानक तबीयत खराब हो गई, और इसके बाद जब इन लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, तो कुछ ही घंटों में इनमें से 21 लोगों की मौत हो गई, और अब भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हमारी टीम ने जब मौके पर जाकर लोगों से बात की, तो हमें पता चला कि बिहार के इस इलाके में कच्ची शराब की एक खेप भेजी गई थी, जिसमें एक थैली शराब की कीमत 20 रुपए थी। यानी शराब की एक थैली 20 रुपए में मिल रही थी। और बड़ी बात यह है कि सारी शराब उन्हीं लोगों द्वारा खरीदी गई जो वहां 1 किलोमीटर के दायरे में रहते थे। यानी इस इलाके में लगभग हर घर तक ये शराब पहुंची, और जब लोगों ने इसे पिया तो उन्हें पहले आंखों में जलन हुई और उसके बाद वो बेहोश हो गए। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी बिहार या देश में इस पर कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। कोई ये नहीं कह रहा कि जिस बिहार में 2016 से ही
शराबबंदी लागू है, उस बिहार में लोग शराब पीने से कैसे मर गए? यही सवाल आज जब बिहार की विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कैसे अपना गुस्सा दिखाया, कैसे वो नाराज हो गए, आप भी देखिए। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोल रहे हो क्या? रेडी शराब पीने वाला मार्शल शराब पीता है कि सभी मार्शल इनके जो पोस्टर है उसको ले लीजिए। आज तुम्हारे मार्शल को आदेश दिया जाता है तो कितना पोस्टर ले लीजिए। इतना गंदा काम कर रहे पोस्टर को लीजिए। मतलब है पहली बात, इस हिंसक झड़प के बहाने भारतीय सेना पर व्यंग करना, और दूसरी बात, भारत को युद्ध के लिए उकसाना और यह कहना कि भारत चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक या फिर बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहा। आज संसद में इस मुद्दे पर फिर से हंगामा हुआ और कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने यह धमकी दी कि अगर सरकार इस घटना पर दोनों सदनों में बहस कराने के लिए तैयार नहीं होती तो वो इस सत्र की कार्रवाई का बहिष्कार करेगी। हमने कल भी आपको कहा था, ये एक ऐसा मुद्दा है, ये एक ऐसा कैच है जो विपक्ष की झोली में आकर गिर गया है और अब विपक्ष ये पूरी कोशिश कर रहा है कि इस कैच से इस मैच को कैसे जीता जाए। यानी यहां पर भी राजनीति जमकर हो रही है। इसके अलावा आज जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक ऐसा बयान दिया जो सेना का अपमान करने जैसा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के जवान LAC पर चीन के जवानों से पिट रहे हैं, लेकिन हमारा देश इन जवानों को जवाबी हमले की इजाजत नहीं दे रहा। यानी हमारे देश की सरकार इन्हें जवाबी हमला नहीं करने दे रही, जबकि यह जानकारी पूरी तरह से गलत है और यह दुष्प्रचार है। सच्चाई यह है कि तवांग में हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिकों को बहुत बहादुरी के साथ दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दल इन जवानों पर भी राजनीति कर रहे हैं। ये उनकी बहादुरी के अपमान करने जैसा है और इस घटना के बहाने अब हमारे देश के नेता एक तरह से व्यंग कर रहे हैं। I've already said that they have already, occupied our land in Ladakh. They have also occupied land in Arunachal Pradesh as per the, statement given by the BJP member parliament. But unfortunately, BJP is doing nothing about it. Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. This is a very sorry state of affairs. देश की राजधानी दिल्ली का एयरपोर्ट दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, लेकिन इसकी स्थिति एयरपोर्ट की बजाय अब एक रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जैसी हो गई है। वहां आपको घंटों पहले जाना होगा, घंटों लंबी लाइन में लगना होगा और घंटों का इंतजार भी करना होगा, और फिर वक्त रहते आपको आपकी फ्लाइट मिल ही जाए तब आपको अपने आप को किस्मत वाला समझिए। कुल मिलाकर अगर दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेने वाले हैं तो अपना पूरा दिन उस फ्लाइट के नाम कर दीजिए, बाकी कोई काम या घूमना फिरना अगले दिन के लिए रखिए। दिल्ली एयरपोर्ट की स्थिति क्या हो चुकी है उसके लिए पहले आप ये तस्वीरें देखिए और चौंकिए मत। ये किसी भीड़ भरे बाजार की तस्वीरें नहीं हैं, ये तस्वीरें दिल्ली के हवाई अड्डे की हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपके दिमाग में एयरपोर्ट की छवि बिल्कुल बदल जाएगी। इस भारी भीड़ की वजह से एयरलाइंस ने यात्रियों से अब अपने फ्लाइट से कम 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कहा है। कुल मिलाकर दिल्ली एयरपोर्ट से अगर आपकी फ्लाइट सुबह 7 बजे की है तो आप आधी रात से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। 7 बजे की फ्लाइट के लिए आपको सुबह 3:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचना होगा और 3:30 बजे पहुंचने के लिए अगर जैम नहीं मिला तो भी आपको 102 घंटे का सफर तय करना होगा सड़क पर। तो आप समझ लीजिए कि आपको रात के 12 बजे से ही तैयारी शुरू कर देनी पड़ेगी अगर आपकी फ्लाइट अगले दिन सुबह 7 बजे है। तो ये समस्या है इस समय दिल्ली के एयरपोर्ट की, तब जाकर आप अपनी फ्लाइट पकड़ पाएंगे। और इतना करने पर संभव है कि आपके दिमाग में अपनी गाड़ी या रेल से सफर करने का विचार भी शायद आ जाए। यह भी समझ लीजिए कि अगर आपकी फ्लाइट 12 बजे की है तो सुबह 8:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचना होगा, और इस स्थिति में एयरपोर्ट के ट्रैफिक जैम से पहले आपको सुबह रास्ते में भी भयंकर ट्रैफिक जैम मिलेगा। यानी बड़ी बात यह है, अगर इसको कहानी को मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, कि पहले तो आपको अपने घर से लेकर एयरपोर्ट में तक पहुंचने में ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ेगा, और फिर एयरपोर्ट 3.5 घंटे पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर भी दूसरे ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि आजकल दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट का सफर
आपका समय बचाएगा या फिर आपका पूरा दिन खराब कर देगा। अगर कोई फ्लाइट से जाने पर अगर आप टोटल टाइम जोड़ने लगेंगे तो कई बार फ्लाइट छोड़कर आप शायद अपनी गाड़ी से जाना पसंद करेंगे। अगर किसी को फ्लाइट से दिल्ली से चंडीगढ़ जाना हो तो वो 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने के बजाय शायद गाड़ी से पहले पहुंच जाएगा। तो बड़ी संख्या में हाल ही में पैसेंजर्स ने यह लिखना शुरू किया सोशल मीडिया पर और कहा कि एयरपोर्ट पर उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, जिसके बाद सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट का दौरा किया और उन्होंने कई नए कदम जो हैं वो सुझाए हैं। जैसे अब उन्होंने जो है नई एक्सरे मशीन्स वहाँ पर लगाई हैं, कई नए कदम ऐसे उठाए गए हैं जिनसे कहा गया है कि अब आपको उतनी जो है वेटिंग एयरपोर्ट पर नहीं करनी पड़ेगी। अब सभी एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं, जैसा हम आपको अभी यहाँ पर दिखा रहे हैं। एंट्री और चेक काउंटर पर भीड़ कम करने की कोशिश की जा रही है। 4 अतिरिक्त एक्सरे मशीन्स वहां पर लगाई गई हैं। डिस्प्ले बोर्ड पर अब आपको वेट टाइम भी दिखाया जा रहा है कि किस लाइन में अगर आप खड़े हैं, किस काउंटर पर वेटिंग टाइम कितना है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। और सीआईएसएफ की डिप्लॉयमेंट भी अब हवाई अड्डे पर बढ़ाई जा रही है। कई लोगों को जो असुविधा हो रही थी वो अब थोड़ी कम हुई है। डिजिटल बोर्ड्स भी हमने हर एक गेट पे मैंने आदेश दिए थे डिजिटल बोर्ड्स रखने चाहिए। अधिकतम गेट्स बने हैं। सिक्योरिटी के जो ट्रेज हैं उसको भी हमने आदेश दिया है डायल को कि वो उसके बढ़ाएं। उसकी भी एक समय सीमा के आधार पर उसकी बढ़ोतरी भी की जा रही है। तो कारण ये है कि जितने यात्री हमारे देश में एक रिकॉर्ड था 2019 में प्री कोविड 4,10,000 करीब, उस आंकड़ों को भी हमने पार कर दिया है। 4,28,000 यात्री 2 दिन पहले यात्रा कर पाए। तो जो एयरलाइंस और यात्री के बीच में एयरपोर्ट की एक भूमिका होनी चाहिए कि सुगमता से हर यात्री को प्रस्थान करने का एक वातावरण तैनात करें, वो सुगमता तय करने की जिम्मेदारी एयरपोर्ट की होती है। और इसलिए उस मीटिंग में 3 घंटे की मीटिंग में एयरलाइंस के साथ, एयरपोर्ट के साथ, सीआईएसएफ और बीकैस सभी के साथ मिलकर आगे का रास्ता हम लोग ने मिलकर तय किया है और कठोर निर्णय हम लोग ने लिए हैं, जिसके परिणाम भी अब आना शुरू हो चुके हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट जो है दुनिया के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट्स पर है और ये सलाह 3 से 4 घंटे पहले आने की इसलिए दी गई है क्योंकि इस समय 1,90,000 यात्री लगभग हर दिन दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करते हैं और ये एक बहुत बड़ी संख्या है। भारत में वर्ष 2013-14 में हवाई यात्रियों की संख्या 6 करोड़ थी। 2019 और 20 में 20 करोड़ हो गई और यात्रियों की संख्या में इन 5 वर्षों में 250% की वृद्धि हुई है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को मिलाकर 2027 तक भारत में 40 करोड़ हवाई यात्री हो जाएंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारा कौन सा एयरपोर्ट ऐसा है या हमारे पास क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो 40 करोड़ यात्रियों को हर साल डील कर सके। अब सरकार का निर्देश है कि भीड़ नियंत्रक और गाइड की वहां पर मौजूदगी हो हर जगह पर। यात्रियों की संख्या डिस्प्ले होती रहे कि इस समय कितने यात्री हैं। सोशल मीडिया पर रियल टाइम अपडेट्स एयरपोर्ट को लेकर आते रहें। पीक आवर्स में फ्लाइट्स की संख्या कम होनी चाहिए।